ओके, लेट्स गो एवरीवन। दोस्तों, हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास जहां एंड हुआ था, इट वाज ऑन कंडीशंस एंड वारंटीज। एक बार अपने डेफिनेशन को रिकैप करेंगे, पर पहले समझा देता हूं, उसके बाद रिकैप करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, सुनते चलिए। देखिए, बात कुल मिला के ये था कि कंडीशन हो या वारंटी हो, है दोनों ही स्टिपुलेशन। क्या बोला सर? नहीं समझ आया, फिर से बोलो। कंडीशन हो या वारंटी हो, है दोनों ही स्टिपुलेशन, मतलब कंडीशन। और या फिर एक और बेटर वर्ड है ऑब्लिगेशन। चाहे कंडीशन हो या वारंटी हो, है दोनों ही स्टिपुलेशन या ऑब्लिगेशन। फर्क क्या है फिर सर? कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी इज रदर कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्जांपल दो। अगर मान लो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, हाँ, क्लास के एंड में। अगर मैं एक रेस्टोरेंट गया, ठीक है ना, मैंने मान लो नूडल्स ऑर्डर किया, तो अब अगर वो नूडल्स, ठीक है, अब अगर वो नूडल्स आया या वो पिज्जा आया, ठीक है, वो नूडल या पिज्जा में इंसेक्ट्स था, क्या वो खाने लायक है? नहीं। मतलब जो मेन प्रेमाइस था वही ब्रेक हो गया, फूड। तो ये इसको बोलेंगे एक कंडीशन वायलेट हो गया। ठीक है, लेकिन आप सोच के देखो, जिस प्लेट में वो फूड आया था, वो प्लेट में हल्का सा क्रैक डिस्कवर हुआ, या कुछ दिक्कत या डिफिकल्टी ऑब्जर्व हुआ। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, तो क्या आप पिज्जा खाने से मना कर दोगे क्या? नहीं। आप बोलोगे भैया ये प्लेट चेंज कर दो ना, उसको बोलते हैं वारंटी। एक बात याद रखना, इसमें मैंने एक बहुत बढ़िया बात आपको बता दिया। अगर कभी भी कंडीशन ब्रीच होगा ना दोस्तों, तो कंडीशन ब्रीच होने के वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो। बोलने का मतलब है, आप कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर सकते हो, नल एंड वॉइड कर सकते हो। ठीक है, किसके वायलेशन पर? कंडीशन के। पर अगर वारंटी का वायलेशन हुआ, किसका किसका किसका? वारंटी का। अगर वारंटी का वायलेशन हुआ, एवरीवन सुनना बात को, अगर वारंटी का वायलेशन हुआ, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते। हाँ, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यू कैन क्लेम डैमेजेस, यू कैन नेवर क्लेम रेप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आता है क्या? यस सर, आता ही होगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म, ठीक है ना? जी सर, बातचीत क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार कंडीशन का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, एंड लेट्स रियलाइज कि यही बात हुआ क्या। देखो, कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन 12 में डिफाइंड है। और क्या लिखा हुआ है जो बात की है अभी आपसे? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मतलब एक ऑब्लिगेशन, ठीक है ना? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract. Huh? A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Condition is a, everyone, a condition is a stipulation. It's an obligation, you see, essential to the main purpose of the contract. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which, हाँ, मतलब अगर कंडीशन ब्रीच हो गया, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। मतलब मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो गया है, कैंसिल हो गया है, नलीफाई हो गया है। ठीक है ना? यस सर। तो एवरीवन, व्हाट इज कंडीशन? अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives the right for the contract to be repudiated, या to treat the contract as repudiated, cancelled, nullified, खत्म। राइट। पर सर आप लोग देखो, वारंटी में क्या लिखा है, इधर पढ़ना, आप लोग पढ़ना। लिखा है, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन, इट्स अ स्टिपुलेशन कोलैटरल, मतलब एडिशनल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट नॉट द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। हाँ, आप डैमेजेस क्लेम कर सकोगे, पर आप कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट न कर सकोगे। सर समझ में आ गया? तो एक बार और, स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन, या आई शुड से अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, उल्टा बोल दिया।
A condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives the right for the contract to be treated as repudiated, और वारंटी में repudiate नहीं कर सकते, ये कोलेट्रल है। ठीक है सर, बात हम लोगों को समझ में आता है, सर बात हम लोगों को समझ में आता है। ओके तो ये कंडीशन और वारंटी के बीच में जो डिफरेंस बताया वही है कि ये असेंशियल है और ये बेसिकली असेंशियल नहीं है, ये कोलेट्रल है। यहां पर आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्यूडिएट कर सकते हो, पर इधर पे आप केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। ठीक है आगे, मैंने आपको याद है एक बात बताया था, हमने आपको एक बात बताया था, आपको याद है कि नहीं आप लोग बताना, कि अगर मान लीजिए कि कंडीशन, अगर मान लीजिए कंसिडर कि अगर कंडीशन, हेलो एवरीवन, अगर कंडीशन वायलेट हो गया, कंडीशन मेन होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कंडीशन को एज अ बायर आप वायलेशन ऑफ कंडीशन को वायलेशन ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो। मतलब कंडीशन वायलेट किया किसी ने, कंडीशन के वायलेशन को आप वायलेशन ऑफ वारंटी मान सकते हो, मतलब बड़े गलती के लिए छोटा सजा दे सकते हो, अलाउड है। लेकिन क्या लिखा है, अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, पर छोटा गलती के लिए आप बड़ा सजा नहीं दे सकते, छोटा गलती के लिए आप बड़ा सजा नहीं दे सकते, ये लिखा है। A breach of warranty cannot be treated as a breach of condition, cannot be treated as a breach of condition. Breach of condition can be treated as a breach of warranty, breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. I hope सभी को क्रिस्टल क्लियर है, याद रहेगा बात। ठीक है ओके ओके ओके, चलो अब आगे बात करते हैं, अभी आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से। एक और एग्जाम्पल जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है वो आपको बता देते हैं, है ना। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि ए ने बी को कहा, मैं आपको एक बार फिर से कंडीशन और वारंटी समझा रहा हूं, ठीक है ना। ए ने बी को कार बेचा, कार। अच्छा, जब ए ने बी को कार बेचा था, बी कार खरीदने से पहले ही बोल दिया था कि भाई ए, ये गाड़ी को मैं टूरिज्म के लिए यूज करूंगा, मतलब टूरिस्ट पर्पसेस के लिए यूज करूंगा, तो वैसा गाड़ी देना। ए ने कहा ठीक है। अच्छा, जब बी को गाड़ी मिला, हेलो एवरीवन, जब बी को ये गाड़ी मिली तो बी को पता लगा कि ये तो टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं था, मतलब जो इंटेंडेड पर्पस है ये गाड़ी वो सर्व नहीं कर रहा है। ओ, तो जो डिजायर्ड पर्पस था या जो एस्टिमेटेड पर्पस था वो सर्व नहीं हो रहा है। हाँ सर नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में हमने आपको क्या बताया, अगर वो डिजायर्ड पर्पस को या वो एस्टिमेटेड पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, तो बी के पास राइट है ए को गाड़ी वापस कर देने का। इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्यों, क्योंकि जो मेन था कि भैया मेरे को टूरिज्म के लिए यूज करना, वही मैं नहीं कर पा रहा। आ रहा है क्या बात समझ में। इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि जिस पर्पस के लिए इंटेंडेड था वही नहीं फॉलो हुआ। लेकिन अब आप लोग सोच के देखो, लेकिन अगर आप लोग सोच के देखो, मान लो कि गाड़ी का हॉर्न खराब था, ठीक है, तो पाँच छः महीने बाद पता लगा कि गाड़ी के हॉर्न में दिक्कत है, ठीक करा दिया। गाड़ी के हॉर्न में दिक्कत था, ठीक करा दिया 5-6 महीने बाद। अगर गाड़ी का हॉर्न 5-6 महीने बाद खराब हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि ओ देखो 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 क्या हो गया है, हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो रेप्यूडिएट करेंगे, नहीं। वो ब्रीच ऑफ वारंटी है, हॉर्न खराब होना ब्रीच ऑफ वारंटी है। म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, कोई बात नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं है। क्या ये बातचीत क्रिस्टल क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कंफर्म करेंगे तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है 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 ओके। अभी 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 लॉ के अंदर कुछ 4 केसेस दिए हुए हैं जहां पर ना कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, मतलब भले ही कंडीशन का वायलेशन हुआ हो, भले ही कंडीशन का वायलेशन हुआ हो, पर उसको वारंटी माना जाएगा। मतलब गलती भले ही बड़ा हुआ हो, याद रखना, ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब बड़ा गलती, ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब छोटा गलती, तो भले ही बड़ा गलती हुआ हो उसको छोटा गलती माना जाएगा। ऐसा 4 केसेस है। सोचेगा तो ये 4 केसेस बहुत ऑब्वियस लगेगा। सेक्शन 13, आओ बताओ सर कौन सा। पहला केस है, जब जो आपका बायर है यानी कि खरीदार है, वही बोल रहा है कि हम वो कंडीशन नहीं लगा रहा, कंडीशन हम हटा रहे हैं।
बायर खुद ही बोल रहे हैं हम कंडीशन हटा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, हटाओ। इसको बोलते हैं वॉलंटरी वेवर, मतलब बायर ने अपनी मर्जी से कंडीशन को हटाया। पर सर कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं दो एग्जांपल दूंगा, एक और कंडीशन सुन लो, उसके बाद दो एग्जांपल दूंगा, दोनों बात समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए क्या समझो, वॉलंटरी वेवर बाय द बायर, वॉलंटरी वेवर बाय द बायर, वॉलंटरी वेवर बाय द बायर माने बायर ने अपनी मर्जी से वेव कर दिया ये अधिकार, बायर ने अपनी मर्जी से ये अधिकार वेव कर दिया कि हम क्लेम नहीं करेंगे, और क्या। सर बात तो समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस सुनना। when the buyer elects to treat the breach of condition as one of a warranty, जब बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानने के लिए तैयार है। पहला वाला केस में तो बायर पूरा ही कंडीशन ही हटा दिया, मतलब ना वारंटी मान रहा है ना कुछ, पूरा कंडीशन ही हटा दिया, जय श्री राम, हो गया काम खत्म, बात ही हटा दिया पूरा, मतलब इस पूरे चीज को ही हटा दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बायर बोल रहा है कि अगर कंडीशन ब्रीच हुआ है, अगर कंडीशन ब्रीच हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको वारंटी मानेंगे। सर अब आप एग्जांपल दो तब समझ में आएगा, अब दो एग्जांपल दूंगा, सुनते चलना है ना, लिसन केयरफुली। देखो, ए ने अग्री किया बी को कि भाई तुमको 10 बैग ग्रेड ए या फर्स्ट क्वालिटी शुगर जो है, या ग्रेड ए क्वालिटी शुगर है, 625 रुपया पर बैग करके देंगे। ठीक है। बाद में पता लगता है कि ए ने तो बी को सेकेंड क्वालिटी शुगर दिया है, जिसका प्राइस एक्चुअली 600 रुपया है पर केजी। तो अब देखो, बी के पास दो अधिकार है, अब बी के पास दो अधिकार है। देखो, क्या जो प्रोडक्ट का बात हुआ था वो दिया गया? नहीं, मतलब ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, हाँ ना बोलो ना, क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अब दो बात हो सकता है, भी बोल सकता है कि कोई बात नहीं है, हम प्रोडक्ट रख लेता है और हम जो है बेच देगा इसको, कोई बात नहीं, हम कोई तुमसे डैमेजेस कुछ नहीं क्लेम कर रहा है। तो ये हो गया पहला केस, कि पूरा कंडीशन ही उठा दिया, हटा ही दिया, मतलब सोचो ही मत वाला केस हो गया। या बी बोलता है कोई बात नहीं, तुम हमको 600 पर बैग वाला माल बेचा है, कोई बात नहीं है, हम 600 पर बैग वाला सामान रख रहे हैं, लेकिन जो मेरा 25 रुपए एक्स्ट्रा लगा है, क्योंकि सामान तो तुम 625 का चार्ज किया है, लेकिन सामान दिया 600 का है, चार्ज सामान के लिए 625 किया, 625, बट यू हैव गिवन मी सामान वर्थ ₹600 ओनली। एक काम करो, मेरे को एक्स्ट्रा 25 रुपया डैमेजेस वापस करो। तो यहां पर बी इसको वारंटी मान रहा है, क्योंकि वारंटी के केस में डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। पर बी कुछ बोल ही नहीं रहा, बी बोल रहा कोई बात नहीं, हो गया हो गया, हम ऐसे भी इसको आगे बेच सकेंगे, सेकेंड ग्रेड भी अच्छा प्रोडक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस केस में जो है, इस केस में जो है, इसको पहला केस माना जाएगा। अब क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस और नो कंफर्म करना। इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? कम ऑन एवरीवन। राइट सर, राइट सर। तो ये दो केसेस है, टोटल मैंने बोला चार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 13 क्या बोलता है कि कब ब्रीच ऑफ कंडीशन, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। चार केसेस बोला मैं तुमको। पहला केस क्या बताया मैं तुमको? बोलो 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 बोलो। पहला केस क्या बताया मैं तुमको? जब राइट ही वेव कर दो, जब इस अधिकार को ही वेव कर दिया जाए, इस राइट को ही वेव कर दिया जाए, पहला केस। जब इस राइट को ही वेव कर लो आप। दूसरा केस, जहां पे आप पूरा राइट को वेव नहीं किए, आप बोले ठीक है कंडीशन वायलेट हुआ है, एज अ बायर आप बोले हम इसको वारंटी की तरह मानेंगे और खाली डैमेजेस क्लेम करेंगे, दैट इज अलाउड। पर ये दोनों जो है ना, ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, मतलब बायर की मर्जी, मर्जी ऑफ बायर, इट इज अ चॉइस ऑफ बायर, राइट। बट अब आगे देखो, पर ये दोनों केस जो है ये कंपलसरी है, मतलब यहां पे बायर का इच्छा नहीं चलेगा। यहां पर कंडीशन भले ही वायलेट हुआ हो, उसको माना जाएगा वारंटी का वायलेशन। भले ही कंडीशन वायलेट हुआ हो, माना क्या जाएगा बोलो? वारंटी का वायलेशन। भले ही कंडीशन वायलेट हुआ है, माना जाएगा वारंटी का वायलेशन। सर ऐसा कौन सा केसेस है? आइए समझिए। पहला, when the contract is non severable
एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड और एनी पार्ट देयर ऑफ है। मतलब इधर देखो, ए ने बी को बासमती राइस ऑर्डर किया, बी ने क्या किया, बासमती राइस तो भेजा, पर बासमती राइस में दूसरा क्वालिटी राइस भी यूज कर लिया, मिक्स कर दिया। दोनों तरीके का राइस को सेपरेट तो कर नहीं सकते। अब ऐसा है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ, और बायर ने यूज कर लिया है। प्रॉब्लम ये है, बायर यूज नहीं करता तो वो भगा सकता था, पर बायर ने कुछ गुड्स यूज कर लिया है और मिक्सचर था, अब कुछ हिस्सा यूज कर लियो तो आप इसको वारंटी ही मान सकोगे कि भाई तुम सुन, तुम मेरे से फॉर एग्जांपल मान लो मेरे से 100 केजी बासमती राइस का पैसा लिया, पर उसमें दिया असल में 60 केजी बासमती राइस और 40 केजी दूसरे ग्रेड का राइस जो कि लोअर ग्रेड है, ठीक है ना। दो बातें हैं, मैंने ये पहले ही पहचान लिया जो कि पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे ही अगर बायर ने पहले ही पहचान लिया तब तो वापस कर दो, तब तो कंडीशन कंडीशन ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कंडीशन वारंटी कब माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी कब मानेंगे। तो देखो समझो बात को, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, फिर रियलाइज किया ओहो ये तो मिक्सचर है, पर मैंने तो यूज कर लिया है। अब मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि सुनो पूरा 100 केजी वापस ले लो। हाँ मैं ये कर सकता हूं कि यार तुमने मेरे से 100 केजी का प्राइस लिया, पर 40 केजी जो है इसमें इसमें से जो 40 केजी है ना, ये 40 केजी जो है मेरे को तुमने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। 40 केजी तो तुमने लोअर ग्रेड दिया है, चार्ज तुमने बासमती वाला किया, तो उसका एक्स्ट्रा जो पेमेंट लिया है वो मेरे को एज अ डैमेजेस रिटर्न करो। हाँ तो ये अलाउड है, क्योंकि वारंटी में तुम डैमेज क्लेम कर सकता है, तो वो चीज है। क्लियर है। तीसरा केस और फाइनली, जब कुछ ऐसा हो गया हो कि लॉ के अंतर्गत उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन माना ही नहीं जा सकता, व्हेन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। हो सकता है ना कि सेलर का डेथ या कुछ ऐसा सरकमस्टेंस आया हो कि वो पॉसिबल ही नहीं है, तब फिर बोला जाता है, कोर्ट बोलता है कि नहीं फिर इसको ऐसे स्ट्रिक्टली मत डील करो। इसको अगर सेलर ने कुछ पैसा ले रखा है, सेलर को बोलेगा भैया, मतलब सेलर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेगा बायर का डैमेजेस या पैसा वापस कर दो, दैट्स इट, परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी। तो चार केसेस है, कितने केसेस है, चार केसेस है अंडर सेक्शन 13 जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे। दो है इसमें ऑप्शनल एट द चॉइस ऑफ बायर एंड दो है कंपलसरी। जो एट द चॉइस ऑफ बायर है वो कौन से दो केसेस है, पहला जब बायर बोलता है कि हम कंडीशन इंपोज ही नहीं कर रहे हटाओ, या दूसरा जब बायर बोलता है ठीक है कंडीशन वायलेट हुआ है पर हम वायलेशन ऑफ कंडीशन को वायलेशन ऑफ वारंटी मान के बात आगे बढ़ा देगा, ठीक है। और दो केसेस कौन सा है, जब कॉन्ट्रैक्ट ही नॉन सिवियरेबल है, मतलब मिक्सचर है गुड्स का और सेपरेट नहीं कर पा रहे तब, और जब बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ ऐसा हो गया है कि परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है तो फिर रोक दिया जाता है ना। राइट सर, बात समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर एवरीवन। अभी यहां तक क्या हुआ है एक बार फटाफट बोलते हैं, है ना। मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी। कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन द वायलेशन, पहला बात, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड नंबर टू द वायलेशन ऑफ विच, द वायलेशन ऑफ विच gives right to repudiate the contract। और सेकेंड केस वारंटी, ये भी एक स्टिपुलेशन है which is not essential, which is collateral to the main purpose of contract, the violation of which gives not the right to repudiate the contract, it only gives the right to claim damages। फिर हम लोग सेक्शन 13 में गए, ये तो सेक्शन 12 था जो अभी बोला, सेक्शन 13 में गए और चार कंडीशंस पढ़े जहां पे भले ही कंडीशन वायलेट हुआ हो पर उसको वारंटी माना जाएगा। सर वो चार केसेस क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, चार केसेस क्या है, लॉ लग गया। दूसरा केस नॉन सिवियरेबल गुड्स का मिक्सचर ऐसा आया कि आपने यूज भी कर लिया एज अ बायर। तीसरा केस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना ही जाएगा, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना ही जाएगा, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना ही जाएगा। तीसरा केस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही माना जाएगा। और चौथा केस जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, या चौथा केस जब बायर बोलता हम ब्रीच ऑफ कंडीशन क्लेम ही नहीं कर रहा, जाओ एकदम ही आजाद कर दिया। These are the four cases. Okay. Now moving on. एक बात याद रखना आप लोग, चाहे कंडीशन हो या वारंटी हो, सेक्शन 14 टू 17 बोलता है कि ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। सर मतलब
एक्सप्रेस मतलब बकायदा कॉन्ट्रैक्ट में टक 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 लिखा हुआ है। एक्सप्रेस का मतलब है बकायदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब है बकायदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इंप्लाइड का क्या मतलब हुआ? एक्सप्रेस का मतलब तो समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इंप्लाइड का क्या मतलब हुआ? इंप्लाइड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, बट लॉ बोलता है कि ये माना जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना, अगर आप लोग एडमिशन लिए हमारे यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये तो मेरे को लिख के नहीं देना पड़ेगा ना कि मेरे को लॉ आता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, इट इज इंप्लाइड कि मेरे को लॉ आता है और मैं पढ़ा सकता हूं, इसलिए आप पढ़ रहे हो। बात समझ आ रहा है क्या? राइट सर। आप लोग अगर क्लास में आए हो तो इट इज इंप्लाइड कि सुनने आए हो, कोई मूवी देखने तो आए नहीं हो। एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। कुछ सिचुएशंस इंप्लाइड होता है, क्या इंप्लाइड होता है वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, हर जगह पे एक्सप्रेस क्या होता है? जो रिटन है। तो मेरे को इसमें मत परेशान करना पूछ पूछ के कि एक्सप्रेस कंडीशन या एक्सप्रेस क्या होता है। भैया जो भी रिटन है वो एक्सप्रेस है, खत्म हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइड कंडीशंस। सो ऐसा है कि दोस्तों इंप्लाइड कंडीशंस 7 है, 7। देयर आर 7 इंप्लाइड कंडीशंस। आओ एक एक करके बताते हैं आप लोगों को। देखो, ऐसा है, कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। बस। फिर से बोलो सर, आप एक बार इधर देखो। कंडीशन एज टू टाइटल, condition as to description, condition as to sample, condition as to sample as well as description, condition as to quality or fitness, condition as to wholesomeness and condition as to merchantability। 7 केसेस बता दिया आप लोगों को। सर फिर से बोलो 7 केसेस क्या है। फिर से बोलता हूँ, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सेल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन और मर्चेंटेबिलिटी। ये 7 केसेस है, मेरे हिसाब से आप लोगों को लर्न हो गया है। एवरीबडी यस और नो, कम ऑन गाइस। अच्छा, लेकिन सर ये है क्या? ये 7 इंप्लाइड कंडीशन बोलता क्या है? अच्छा अच्छा, ये गुड क्वेश्चन है, सही बोला तुम लोग। सिंपल। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। हाँ, कंडीशन एज टू टाइटल ये क्या बोलता है? कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर माल बेच रहा है, सेलर इज सेलिंग अ प्रोडक्ट, सेलर इज सेलिंग अ प्रोडक्ट। तो बायर ये अज्यूम करेगा ही ना कि सेलर ही इज द ओनर, कि सेलर के पास ये राइट है कि वो बेच सके। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करता है कि बायर ये पता लगाए कि सेलर सच में ओनर है कि नहीं और फिर जाके सामान खरीदे? बड़ा अजीब बात है यार। तुम लोग पेंटालून्स में जाता है, पेंटालून्स में गया तो पेंटालून्स में जाके थोड़ी बोलेगा पेंटालून्स में सेल्स पर्सन को कि सुन, उस कोने में लेकर चलो जहां पे तुम लोग जो है खुद का ओरिजिनल सामान रखा है, चोरी का माल जहां है वो मत दिखाना। अरे तुमको पागल समझेगा वो लोग। तुम जब पेंटालून्स में घुसा है, इसका मतलब यू आर अज्यूमिंग कि पेंटालून्स के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि दे कैन सेल दोस प्रोडक्ट्स टू यू। आपको वो टेस्ट या वेरीफाई करने का दरकार नहीं है उसके लिए। हेलो एवरीवन, किसको किसको समझ आया मैंने क्या बोला? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी, किसको किसको क्लियर है यार? ओके, सो व्हाट इज इट सेइंग? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि द डिफॉल्ट अजम्पशन इज कि अगर बायर खरीद रहा है सेलर से, तो बायर ये अज्यूम करेगा ही कि सेलर के पास राइट है बेचने का। इसके लिए चार ठो टेस्टिंग करने का दरकार नहीं है। सही है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? जब प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हो रहा था खरीदने बेचने का, तो सेलर ने बताया कि ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल देता हूं, हाँ, मान लो आईफोन 13 है, 14 है, 15 है, जितना भी वर्जन है, जो भी वर्जन है, ये है, इसमें ये फीचर है, हाँ, ये कैमरा क्वालिटी है,
इतना स्पेस है अंदर, 128 GB, 256 GB, 256 GB, जो भी। तो जब प्रोडक्ट बेचेगा तो सेलर को वही बेचना पड़ेगा जो उसने डिस्क्रिप्शन में कहा था, फिर वो डिस्क्रिप्शन से हट नहीं सकता। दैट इज द प्रॉब्लम। आप डिस्क्रिप्शन से फिर हट नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन। दैट इज कॉल्ड सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सर ये बात है, हाँ ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी इसके बाद क्या आपका, सेल बाय सैंपल। सेम बात, सेम बात। अगर प्रोडक्ट बेचते टाइम कोई सैंपल दिखाया तो बायर को वही प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है ना। सेल बाय सैंपल, मैंने तुमको एग्जांपल देके बताया कि ए और बी है। हाँ, ए सेलर है मान लो एक बार के लिए, बी बायर है। ठीक है, ए सेलर है और बी बायर है। अभी एवरीवन, ए जो कि सेलर है ना, वो एक फोन दिखा, एक्चुअली बायर को 10 फोन खरीदना है। बायर को 10 फोन खरीदना है। तो ए जो कि सेलर है ना, वो बायर को बोलता है कि यार, ए एज अ सेलर बायर को बोलता है कि सुन ना, ये फोन चेक कर ले, ऐसा ही फोन तेरे को 10 पीस मिलेगा। अच्छा, फोन में एक क्रैक था, एक क्रैक था, फोन के फेस पर एक क्रैक था। तो बायर बोला ठीक है ठीक है, फोन ठीक है, ऐसा 10 पीस भिजवा दे। तो सेलर जो 10 फोन भेजा ना, 10 पीस फोन भेजा ना, उसमें 10 का 10 में क्रैक था। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि बायर डैमेजेस क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? व्हाट से गाइस, कम ऑन, व्हाट से, तुम लोगों को क्या लगता है? वेट कर रहा हूं सबके रिस्पॉन्स का। दीपशिका का आया जवाब। दीपशिका क्या बोलती है? नहीं, दीपशिका इज टेलिंग नो। आइए बात करते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, फोन में क्रैक था। मैंने आपको ये बोला कि फोन में क्रैक था। यार ऐसा है कि ये जो क्रैक है ना, ये ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन अगर बायर ठीक से देखता तो दिख जाता। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज और अंदर घुस के ताकने का तो बात था नहीं। यस और नो? सर हाँ, ठीक बात कर रहे हो आप। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यही है मेरा पॉइंट। क्या सर? कि बायर को ये दिख जाना चाहिए था, बायर ने नहीं देखा, सेलर ने वैसा ही 10 गुड दिया। बायर फ्यूचर में रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डैमेज था जो बायर के रीजनेबल एग्जामिनेशन में भी नहीं पता लगता, तब बायर डैमेजेस और ये सब रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकता, बट नॉट अदरवाइज। सेल बाय सैंपल। और फोर्थ पार्ट क्या है? सेल बाय सैंपल एज वेल एज, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, आप लोग भूल गए क्या? हम लोग अभी वो 7 केसेस पढ़ रहे हैं, हम लोग वो 7 केसेस पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं इंप्लाइड कंडीशंस। मतलब ये कंडीशन है, ये माना ही जाएगा, है ना। उसमें से एक हुआ ओनरशिप कंडीशन एज टू टाइटल, कि अगर आप बेच रहे हो तो बायर ये अज्यूम करेगा कि आपके पास राइट है वो बेचने का। फिर था सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, और चौथा है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, जो कि अपने आप में क्लियर है। हाँ, फिफ्थ बात, फिफ्थ बात, फिफ्थ बात, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि गुड्स, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, गुड्स उस काम आना चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, गुड्स उस काम आना चाहिए जिस काम के लिए वो इंटेंडेड है, बस। आप एक डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट एक पेयर ऑफ टीथ आपका टूट गया था, वो रिप्लेस किया, पर अब वो टीथ ठीक से रिप्लेस नहीं हो रहा, तो आप डैमेजेस क्लेम करके उसको रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि वो टीथ का एकमात्र पर्पस ही था कि आपके माउथ में उसको रिप्लेस किया जाए। वो पर्पस ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, खत्म हो गया बात।
खत्म हो गया बात। ओ, ये है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सर। हाँ जी, यही है, एग्जैक्टली यही है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सर बात समझ में आया क्या? हाँ सर, बात समझ में आया। इसमें एक तो केस लॉ भी है, चलो बताता हूँ ना। चलो एक केस लॉ बताता हूँ। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस है ना। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस बेसिकली ये अपने को बोलता है कि जो प्रोडक्ट है, जिस पर्पस के लिए वो उस पर्पस सर्व करना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट जिस पर्पस के लिए लिया गया है उस पर्पस को सर्व करना चाहिए, ये सेक्शन 16 बोलता है सोगा एक्ट का, ठीक है ना। अभी इसका एग्जांपल है आप लोगों का, एक केस स्टडी, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। प्रीस्ट वर्सेस लास्ट में क्या हुआ था बेसिकली कि पी की वाइफ का तबीयत खराब था, तो उनको एक बॉटल चाहिए था जो हॉट वाटर को स्टोर कर सके। पी एक केमिस्ट के पास गया, केमिस्ट बोला हाँ 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 हाँ, ये वाटर बॉटल ले लो, ये ले लो, ये बॉटल तो बना ही है गर्म पानी को स्टोर करने के लिए। घर गया, यूज किया, वाइफ वाइफ यूज की, पी की वाइफ यूज की बॉटल, गर्म पानी डालते बॉटल बर्स्ट, वाइफ भी बर्स्ट। आया बात समझ में? तो यहां पर एक वायलेशन हुआ है, पी के पास राइट है केमिस्ट से पेनल्टी डैमेजेस सब कुछ क्लेम करने का। क्यों? क्योंकि जिस पर्पस के लिए वो बोला गया था उसने बता भी दिया था ये पर्पस है, उसके बाद भी प्रोडक्ट उस पर्पस को सर्व नहीं किया, तो एग्जैक्टली पी कैन क्लेम डैमेजेस, रिफंड, वॉट एवर, रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वॉट एवर यू विश टू कॉल इट। क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताइएगा? ये इंप्लाइड कंडीशन है। सिक्स बात, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। हाँ, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि बायर खरीदते समय बता दे कि उसको क्या चाहिए, है ना। वो बेसिकली गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे दे। बायर बेसिकली गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे दे। बायर बेसिकली गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे दे। पहला बात, पहला बात, बायर बेसिकली गुड्स का डिस्क्रिप्शन दे दे। और दूसरा बात, दूसरा बात, उस सेलर के पास से जाके सामान लिया हो बायर, जो उस गुड्स में डील करता है। तुम लोग ये देखो, ये जो प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाला केस था, पी ने डैमेज क्यों क्लेम कर पाया? क्योंकि पी सही जगह गया था, सी एक केमिस्ट के दुकान में गया था, तो वो डैमेज क्लेम कर पाया। कल को वो एक गारमेंट फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री में जाके बोलता कि एक वाटर बॉटल दो जिसमें मेरी वाइफ जो है गर्म पानी डाल सके, और वो वाटर बॉटल वाला नॉर्मल पानी का बोतल दे दिया होता, ऐसे ही कोई नॉर्मल प्लास्टिक का बॉटल दे दिया होता, तब वो डैमेज क्लेम कर पाता क्या? नहीं, क्योंकि आप उस पर्सन से खरीद रहे हो जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील ही नहीं करता। तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी आप देखो आपका वायलेट हो गया है। कम ऑन एवरीवन, आर यू विथ मी? कम ऑन गाइस। कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस वाला कंडीशन ना दोस्तों, फूड में रहता है, फूड में मतलब खाने वाला चीजों पे रहता है, दूध दही चीज, ये सब जो भी खाने का चीज है। होलसमनेस का मतलब है फिट फॉर ईटिंग, द प्रोडक्ट शुड बी फिट फॉर कंजम्पशन, दैट्स इट। नहीं तो डैमेजेस भरना पड़ेगा। हाँ बोलिए प्लीज, एक क्वेश्चन आ रहा है। कंडीशन एज टू टाइटल से पूछ रहे हो क्या, कंपेयर कर रहे हो क्या? ओके, सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज आस्किंग कि सर, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और कंडीशन एज टू टाइटल क्या दोनों एक ही बात है? मैडम नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूं क्यों। कंडीशन एज टू टाइटल बोलता है कि अगर एज अ बायर आप सेलर से सामान खरीद रहे हो, कोई सेलर आपको सामान दे रहा है, तो आप ये मान के चल लोगे कि वो सेलर उस प्रोडक्ट का ओनर है तभी वो बेच पा रहा है। हेलो, सेलर उस प्रोडक्ट का ओनर है, सेलर
उस प्रोडक्ट का ओनर है, सेलर उस प्रोडक्ट का ओनर है, तभी सेलर वो प्रोडक्ट बेच पा रहा है। ये बात का एक पहलू है, ये बात का एक कॉन्टेक्स्ट है। आगे सुनना, आगे सुनना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये बात का एक पहलू दिया तुमको मैंने। कंडीशन एस टू वन ऑफ फ्रेंड्स आस्क मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब है कि जब बायर गया तो देखो टाइटल में बायर अज्यूम कर रहा है कि सेलर ही ओनर है। मर्चेंटेबिलिटी में बायर को बताना होगा सेलर को कि कैसा गुड्स चाहिए, और सेलर वो नॉर्मली गुड्स में डील करता भी हो। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। क्लियर है नहीं क्लियर है मैडम जिनका डाउट था? यस सर, यस सर। तो मैंने तुमको बेसिकली 7 इंप्लाइड कंडीशन के केसेस बताए है ना। क्या क्या थे? कंडीशन एस टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। 4 कंडीशन एस टू होलसमनेस, ठीक है कि नहीं है? 5 हो गया। फिर कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एस टू क्वालिटी एंड फिटनेस, दैट्स इट। 7 पॉइंट्स हो गया है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इंप्लाइड वारंटी। बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। इंप्लाइड वारंटी, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है सर? इंप्लाइड वारंटी। इंप्लाइड वारंटी, इंप्लाइड वारंटी। दोस्तों, इंप्लाइड वारंटी का 4 सिचुएशंस है। इंप्लाइड वारंटी का 4 सिचुएशंस है। 4 सिचुएशंस क्या क्या इंप्लाइड वारंटी का बताना सर आप? ये देखो इधर पे। सबसे पहला बात, सबसे पहला बात, वारंटी एस टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एस टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, एंड वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज और ट्रेड। मतलब ये वाला तो देखो बाय डिफॉल्ट समझ आ गया तुमको कि ये एक स्टिपुलेशन है कि प्रोडक्ट जिस यूज के लिए मेंट होता है वो उस यूज के लिए काम आए। मैंने क्रिकेट बैट खरीदा, अच्छा, पहला बॉल लगते ही बूम, वो बैट उस वुड का ही नहीं बना था जिस वुड से नॉर्मली क्रिकेट बैट बनता है, तो वो फिटनेस बाय यूजेज और ट्रेड वायलेट हो गया, मैं डैमेजेस क्लेम कर सकूंगा। तो ये था वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज और ट्रेड। आगे, 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 ये हो गया पहला पॉइंट आपका, वारंटी एस टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज और ट्रेड। आगे, 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 आगे सुनना। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। नहीं समझा? अगर प्रोडक्ट में कोई डेंजर है यूज करते समय, जैसे कोई आप लोग देखो, आजकल आप रेस्टोरेंट में खाने भी जाते हो तो वो लोग उसमें एलर्जन लिख देता है। अगर मेनू कार्ड देखोगे तो उसमें वो लोग एलर्जेंस लिख देता है, जिससे वो लोग बता दे। क्योंकि क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी एग्जांपल ला, मशरूम, मशरूम हो सकता है मेरे को बहुत पसंद हो और मेरे को सूट करता हो, आपको नहीं करता हो, तो वो लोग देखो जो भी एलर्जेंस है, किसी को मिल्क से होता है तो वो सब बात मेंशन्ड होता है, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, हाँ ये अच्छा है। अनडिस्टर्ब पोजेशन, देखो मेरे पास एक गाड़ी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ। मेरे पास बाबू एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, हाँ, आई हैव अ कार एवरीवन, ठीक है, आई हैव अ कार, ठीक है सर। तो गाड़ी है, तो अभी ये जो मेरे पास गाड़ी है, हेलो एवरीवन, ये जो अभी मेरे पास गाड़ी है ना, समझना बात को आप लोग, अभी इसको मैं यूज कर रहा था, 5-6 महीना हुआ, फिर मान लो ये गाड़ी मैंने Hyundai से मंगवाया था, ठीक है ना। अभी हुआ क्या, गाड़ी में कुछ डिफेक्ट था, तो Hyundai मेरे को बोला कि सर 1 महीना गाड़ी आपका वापस लेंगे हम लोग, क्योंकि गाड़ी में कुछ डिफेक्ट पता लगा है, तो हम लोग को वो ठीक करना पड़ेगा।
तो 1 महीना वो लोग गाड़ी ले गया, तो यहां पर मेरा पोजेशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जब मैंने गाड़ी खरीदा था इट वॉज अज्यूम्ड कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा while आई एम यूजिंग दैट कार, बट यहां पर मेरा 1 महीना का यूज डिस्टर्ब कर दिया ये लोग, मेरा 1 महीना तक का यूज ये लोग डिस्टर्ब कर दिया। किया नहीं किया? किया डिस्टर्ब। यही है यहां पर बातचीत, यही यहां पर बातचीत चल रहा है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन में यही बातचीत चल रहा है कि जब तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पोजेशन पर है वो अनडिस्टर्ब्ड तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सर अगर ऐसा सिचुएशन हुआ वो लोग 1 महीना ले गया तब, तो हम 1 महीना वो लोग से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्या डैमेजेस? कि हम बोल सकते हैं भाई दूसरा गाड़ी दो, तब तक हम काम पे कैसे जाएगा, मेरा फैमिली का जरूरत कैसे पूरा होगा, एक वो केस हो सकता है। दूसरा केस आप लोग सोचो, ये हो सकता है कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि देख भाई मेरे को कैब करना पड़ा 1 महीना, तो मेरा कैब का भाड़ा दे दे। आपको बात समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। तो ये है, और एक और है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेज, मतलब जिस प्रॉपर्टी को मैंने खरीदा है वो प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज गिरवी नहीं है, वो प्रॉपर्टी कहीं और मॉर्गेज नहीं है। एग्जांपल, ए बी को प्रोडक्ट बेचता है, बी को बाद में पता लगता है किसी और सोर्स से कि ए ने वो प्रोडक्ट बी को बेच दिया है जो ए ने सी के पास मॉर्गेज करा रखा था। इस सिचुएशन में बी ए को डैमेजेस के लिए सू कर सकता है आराम से। समझ आया सर? तो 4 इंप्लाइड वारंटी के केसेस हैं, चारों एक बार फिर से बताता हूं। देखो, इंप्लाइड कंडीशन के 7 केसेस थे, इंप्लाइड कंडीशन के देयर वर 7 केसेस, इंप्लाइड वारंटी के देयर आर 4 केसेस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, अनडिस्टर्ब पोजेशन, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज और ट्रेड। खत्म हो गया, यूजेज ऑफ ट्रेड हो गया। ठीक है सर, आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट का नाम है केविएट एम्प्टर। केविएट एम्प्टर सरल भाषा में बोलता है लेट द बायर बीवेयर। सर नहीं समझ में आया? इसका मतलब है कि सेलर ने कोई ठेका नहीं ले रखा कि सेलर बायर को एक प्रोडक्ट के डिफेक्ट्स के बारे में बताए। ये बायर, देखो एक शोरूम में आप गए, बहुत सारा प्रोडक्ट रखा था, तो सेलर का ड्यूटी नहीं है आपको बताना कि ये प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है। बायर को रीजनेबल एग्जामिनेशन के साथ खुद पता कर लेना होगा। बाद में बायर ये नहीं बोल सकता मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, रीजनेबल एग्जामिनेशन से देख लो भैया। ये सेलर का ड्यूटी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट का डिफॉल्ट तुमको बताए। ये है केविएट एम्प्टर। क्योंकि देखो इसके पहले जितना कुछ था तुम लोग सेलर के पीछे लगा हुआ था, डैमेजेस क्लेम, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएशन। फर्स्ट टाइम कुछ अपने पढ़ना शुरू किए हैं जहां सेलर को बचाने के लिए कुछ आया है। द रूल इज केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। बायर को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, खुद अपना क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाओ प्रोडक्ट देखकर, और फिर खरीदो। बाद में आके मत बोलना प्रोडक्ट में दिक्कत था हमको पसंद नहीं आया। दैट इज द रूल। हाँ, हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, बट पहले मैं केविएट एम्प्टर का एक दो एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है ना। ए ने बी से हॉर्स खरीदा। अच्छा, ए ने बी को बताया नहीं था, ए ने बी को बताया नहीं था, पर ए का इंटेंशन था इस हॉर्स को रेस के लिए यूज करने को, हॉर्स को राइड करने के लिए। अच्छा, 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 सच्चाई जानते हो? सच्चाई सुनोगे? इधर आओ, पास आओ। सच्चाई ये था कि ये हॉर्स तो उस लायक ही नहीं था, हॉर्स उस लायक ही नहीं था कि इस पर राइड किया जा सके। तो बाद में जब ए ने बी से ये हॉर्स ले लिया, बाद में ए बी के पास जाके बोलता ओ धोखा दे दिया तुम, ये हॉर्स तो हम राइड करने लायक यूज कर ही नहीं पा रहे। तो ये बी का ड्यूटी नहीं था बताना कि ये हॉर्स जो है वो राइड करने लायक नहीं है।
इट वॉज नॉट बी's ड्यूटी टू डिस्क्लोज दैट। सर पर अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया, मैं सुना सुना कोई बात नहीं। सर पर अगर ए बी को पहले ही बता दिया होता कि मेरे को हॉर्स राइडिंग के लिए ही हॉर्स चाहिए, हाँ, तब आप बी को लायबल बना सकते हो। ये भी पढ़ाऊंगा एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस में आएगा। बट नॉर्मल रूल क्या है, अगर आपने कुछ बताया नहीं है सेलर को, तो सेलर का जिम्मेदारी नहीं है कि कल को प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा या आपको डिफिकल्टी हुआ। आया बात समझ में सर? बाय द वे ये देखो, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट पढ़ा दिए तुमको, हाँ। चलो आओ इधर देखो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टर इज हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। फॉलोइंग एक्सेप्शन मतलब अब सेलर को बताना पड़ेगा। नॉर्मली बायर को सेलर को कोई डिफेक्ट या सेलर को बायर को कोई डिफेक्ट नहीं बताना पड़ता, पर फॉलोइंग कंडीशंस में बताना पड़ेगा। पहला, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। जब सेलर ने बायर को बता दिया या बायर ने सेलर को बता दिया कि भाई प्रोडक्ट मेरे को क्यों चाहिए, तब सेलर को उस वैसा ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। प्रीस्ट वर्सेस लास्ट में याद है वो बोला था केमिस्ट को कि मेरे को वाटर, हॉट वाटर होल्ड करने के लिए चाहिए, वो बोला हाँ हाँ ले जा, यही हॉट वाटर बोतल है, और फिर कांड हो गया था। सही है, तो इस सिचुएशन में डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि बता दिया था किस पर्पस के लिए चाहिए, फिर भी वो मेरा पर्पस अचीव नहीं हुआ, फिर भी मेरा वो पर्पस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। दूसरा, गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। In case where the goods are purchased under its patent or brand name, there is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. Hence, the buyer is relying on the particular brand name. ठीक है कि नहीं है? अगर कोई ब्रांड नेम से तुम प्रोडक्ट खरीदा या कोई पेटेंट के अंदर प्रोडक्ट खरीदा और फिर उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आया, तुम आराम से प्रोडक्ट को जो है बेसिकली क्लेम कर सकता है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। सेलर ने बायर को बताया था कि ये प्रोडक्ट में ये मान लो एक एप्पल का फोन लिया है ना, आईफोन एज वी कॉल इट, 256 इसका बेसिकली इंटरनल स्पेस है या दिया हुआ है कैपेसिटी। अच्छा, बाद में पता लगा कि 256 नहीं था, 128 था मान लो, जबकि सेलर ने 256 बोलकर बेचा था। तो यहां पर जो है ये नहीं बोला जा सकता कि बायर को चेक कर लेना चाहिए था, नहीं, तो सेलर को डैमेजेस पे करना पड़ेगा, सेलर यहां पे बच नहीं सकता। सॉरी सॉरी। एंड फाइनली गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब है, ध्यान से सुनना, वही सेम, when the goods are brought by description from a seller who deals in that description, it is implied that the goods shall be of merchantable quality। मतलब मैंने क्या बोला था प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाला केस में, कि वही दुकानदार, सॉरी वही बायर जो पी हॉट वाटर बॉटल लेने गया था, वो तो गया ही था केमिस्ट के पास। नॉर्मली ऐसा बॉटल तो केमिस्ट के पास मिलेगा, आप अज्यूम कर सकते हो। वो तो कोई गारमेंट फैक्ट्री में नहीं गया। मान लो वो यही बेवकूफी गारमेंट फैक्ट्री में जाके करता और गारमेंट फैक्ट्री से क्लेम करवाता, तब जो है ये कंडीशन का वायलेशन माना जाता। तब जो है ये कंडीशन का वायलेशन माना जाता, यानी कि यहां पर वारंटी वायलेट हो गया, खेला हो गया, केवियट एम्प्टर वायलेट हो गया। सर समझ में आया? सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अब आप लोगों को समझ आ गया कि जब सेलर ने सैंपल दिखा दिया तो प्रोडक्ट सैंपल के हिसाब से ही होना चाहिए, जब प्रोडक्ट ने सैंपल दिखा के डिस्क्रिप्शन दे दिया तो प्रोडक्ट सैंपल या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही होना चाहिए। ट्रेड यूजेज, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं एक टीवी लेकर आया, पर मैं टीवी ऐसा लेकर आया, मैंने बोल दिया था सेलर को कि सुन भाई देख, मैं टीचर हूं, मैं टीचर हूं, मैं खरीद रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को दूर से क्लियरली दिखाई दे क्या लिखा हुआ है ना, टीवी पे, इस वजह से ले रहा हूं स्मार्ट टीवी। बाद में पता चला वो टीवी में ब्राइटनेस और ये सब का प्रॉब्लम रहता है, फिर भी दिया, तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रेड बता दिया गया था, ट्रेड यूजेज है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्पस के लिए काम आना चाहिए। ये मैंने माइक लिया, जिस पर्पस के लिए लिया ये माइक वो काम ही नहीं आ रहा है, तो कैसे चलेगा? ट्रेड यूजेज वाला पॉइंट। या फिर
ये रूल तब नहीं एप्लीकेबल होगा केविएट वाला, तब, कब कब कब, बोलो बोलो बोलो, कब कब कब, ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा केविएट एम्प्टर वाला, सुन लो, ये रूल तब नहीं होगा जब सेलर मेहनत करके एक फ्रॉड कर रहा है, एक प्रोडक्ट टूटा हुआ है, जानबूझ के कुछ फ्रॉड करके उसको जोड़ रहा है, फॉल्स प्रोडक्ट लगा रहा है, तो कल को पता लगा फॉल्स प्रोडक्ट लगाया हुआ है तो उसको पकड़ा जाएगा। ऐसा आप ज्वेलरी में सोच सकते हो, आप ज्वेलरी लिए, ज्वेलरी में थोड़ा सा आपको बोला कि यार 22 कैरेट गोल्ड है, हाँ बाद में पता लगता है आपको 18 कैरेट है, तो आप पकड़ सकते हो इसको, क्योंकि ये एक्टिवली फ्रॉड करके हिट छुपाया गया था। ओके, तो कुछ ये पॉइंट्स थे दोस्तों, एंड इसके साथ आप लोगों का यू नो व्हाट, ये वाला जो टॉपिक है कंडीशन एंड वारंटी वाला, वो भी खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग सोगा के ही, देखो मेन पार्ट्स तो कवर कर लिए अपने, बट फिर भी जो छोटा मोटा बचा हुआ पार्ट भी है वो हम लोग सोगा का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।